एंटी हेल गन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम। ये इमेज में देख सकते हो जी, ये है जो मशीन दिखाई दे रही है आपको, एंटी हेल गन। रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी टेस्ट किया इसका, एंटी हेल गन्स का। ये इंडिजीनसली डेवलप की गई है। इंडिजीनसली का मतलब होता है जी हमारे देश में ही जब डेवलप की जाती है उसे बोलते हैं इंडिजीनसली बनाई गई है। इसका टेस्ट किया गया है जी अभी हेल स्टॉर्म को रोकने के लिए। देखो जी वहाँ पे क्या है, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब जी जो हॉर्टिकल्चर की खेती करते हैं। और हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब है, हॉर्टिकल्चर का, जैसे जी हॉर्टिकल्चर में आती हैं जैसे आपके फल हो गए जी, फ्रूट फ्रूट हो गए, या वेजिटेबल होगी जी सब्जियाँ, या फिर आपके नट्स हो गए जी एलमंड वगैरह कुछ भी, ये हॉर्टिकल्चर में आते हैं। जो इनकी खेती करते हैं उन्हें बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, और इन कृषि को क्रॉप्स को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो यहाँ पे क्या है जी, कुछ लोग जैसे यहाँ पे सेब की खेती होती है जी, एप्पल के बहुत सारे पेड़ हैं, उनके क्या है, उनकी खेती हेल स्टॉर्म के कारण डैमेज हो जाती है हर साल समर में, यानी कि गर्मी के महीने में। हेल स्टॉर्म का मतलब ओले हैं जी, ओले। पहले ही जानते हैं हेल क्या है। ये जी देखो हेल, ये ओले आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी देखे तो होंगे कभी बरसात में जब बरसते हैं जी ओले, इन्हीं को बोलते हैं हेल। ये बनते कैसे हैं जी, और अधिकतर क्या कारण है इनके बनने के। देखो जी ये हेल जो बनते हैं मोस्टली कुमुलो निम्बस क्लाउड से प्रोड्यूस होते हैं। क्लाउड का नाम है जी, जो बादल बनते हैं उसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, इससे बनते हैं। और ये क्लाउड होता है जनरली लार्ज और डार्क होता है जी, बहुत बड़ा और डार्क होता है, गहरा। और ये प्रोड्यूस करता है जी थंडर और लाइटनिंग। थंडर आपको पता है जी गर्जन, जैसा बारिश होती है जब बिजली गरजती है और बिजली कड़कती है, उसी को लाइटनिंग बोलते हैं जी, बिजली का चमकना। और थंडर मतलब गरजना, तो बादल का गरजना। जब इस कुमुलोनिम्बस क्लाउड से ये हेल स्टॉर्म होते हैं तो थंडरिंग और लाइटनिंग होती है। अब ये कुमुलोनिम्बस क्लाउड कैसे होते हैं जी, ये देखो, ये है जी कुमुलोनिम्बस क्लाउड। देखो जी क्लाउड को ना कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड हाइट। देखो जी आकार और ऊंचाई के बेस पे, आधार पे इस क्लाउड को, बादल को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। जैसे मान लो जी लो क्लाउड बोलेंगे 2 किलोमीटर तक। देखो जी अर्थ है, अर्थ से ऊपर आसमान में जाओगे, ये अर्थ से आसमान में 2 किलोमीटर तक अगर कोई क्लाउड बनेगा बादल, तो उसे लो क्लाउड बोलेंगे जी, लो क्लाउड। और उस 2 किलोमीटर से जी लगभग 5 या 6 किलोमीटर के बीच में उसे बोलेंगे जी मिडल क्लाउड, बीच वाले बादल। और 5 या 6 किलोमीटर से अब जाएगा तो हाई क्लाउड। समझ गए। अब इनके शेप के आधार पे जी नाम रख देते हैं, शेप के आधार पे जैसा इनका आकार होता है। जैसे जी देखो ये लो क्लाउड होते हैं, जैसे स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है जी लेयर, इसमें लेयर सी बनी होती है जी। ये स्टेटोकुमुलस, और ये कुमुलस, ये गोभी की तरह दिखता है जी, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसका कुमुलस, स्टेटोकुमुलस, इसमें आगे मिडल क्लाउड है जी, उनके सामने एल्टो लगा होता है अधिकतर, एल्टो स्टेटस या एल्टो कुमुलस। और ये निम्बो स्टेटस, ये निम्बो स्टेटस होते हैं जी, रेन बियरिंग क्लाउड भी बोलते हैं, रेन बियरिंग मतलब जिनसे बारिश होती होती है। नेक्स्ट आपका हाई पे जाओगे जी सीरो स्टेटस, सीरा, सीरस और सीरो कुमुलस, ये सीरो वर्ड लग जाता है जी हाई के लिए। और जो ये नाम है जी, ये आपका शेप के आधार पर होते हैं जी। जैसे कुमुलोनिम्बस क्लाउड है जी, ये लो, देखो जी लो से लेके मिडल और हाई, मतलब बहुत ही वर्टिकल क्लाउड बोलते हैं जिसे, क्योंकि बहुत ही ऊंचा क्लाउड होता है, ये लो से लेकर हाई तक जाता है, तो इसे वर्टिकल क्लाउड भी बोलते हैं। वर्टिकल, वर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं जी, ऊर्ध्वाधर बादल, तो इसे वर्टिकल क्लाउड भी बोलते हैं। और कुमुलोनिम्बस को जी जो इसकी शेप है, शेप जो इसका आकार है वो एनविल टाइप का है। एनविल, एनविल आप जानते हो क्या होता है। एनविल होता है जी जो लोहे के काम करते हैं ना, उनके पास एक यंत्र हो जाता है जी, इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ, जिस पे, इस पे क्या है जी, इस पे रख के ना ये लोहे को कूटते हैं, समझ गए, लोहे को कूटते हैं, और इसे बोलते हैं एनविल, एनविल, एनविल बोलते हैं। तो इसी के आकार पे इसका नाम रख दिया क्लाउड का, एनविल टाइप का क्लाउड है ये कुमुलोनिम्बस। और ये वर्टिकल क्लाउड होता है और बहुत ही बड़ा, और इससे बहुत तेज बारिश होती है और हेल्स बनते हैं जिससे, देखो रेनफॉल भी होता है इससे, बारिश ड्रॉप में जो बूंदें पड़ती हैं, और हेल भी, ओले भी पड़ते हैं। और जब सिर्फ ओले ही ओले पड़े तो बोलेंगे जी उसे हेल स्टॉर्म बरस रहे हैं, यानी कि हेल स्टोन, हेल स्टोन बोल लो या हेल स्टॉर्म बोल लो। अब ये बादल कैसे बनते हैं और हेल स्टॉर्म कब बनते हैं, इसके क्या कारण है वो जानेंगे जी हम। पहले पहले जी हेल स्टॉर्म जानने से पहले आप समझो कि बादल कैसे बनते हैं, क्लाउड कैसे फॉर्म होता है। देखो जी सिंपल सी टर्म में आपको समझाऊं तो अपने फ्रीज की तरफ जाइए, आपने सही सुना, अपने फ्रीज पे जाइए, फ्रीज में से एक बोतल निकाल के लेके आइए, फ्रीज में से एक ठंडी बिल्कुल चिल्ड, बिल्कुल कोल्ड बोतल निकालिए और उसको कुछ समय के लिए बाहर रख दीजिए।
जब आप बोतल को बाहर रख दोगे जी तो आपको दिखाई देगा कि बोतल के आसपास कुछ ड्रॉपलेट जम गई हैं, पानी पानी सा जम गया और इसमें पानी सा बहने भी लगा जी। क्या बोतल लीक हो गई है क्या? जी नहीं, बिल्कुल लीक नहीं हुई है, इसमें कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि एयर है आपके पास, जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ आसपास एयर है जी आपके, और उस हवा में एयर में मॉइस्चर है जी। मॉइस्चर है यानी कि जो वाटर है ना, वाटर है, ये मॉइस्चर है, वाटर मॉइस्चर फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में जी। मतलब वेटर फॉर्म में, मतलब ये वेपर फॉर्म में का मतलब है जी गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जी वाटर। तो इसी को जी वाटर गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर भी बोलते हैं, या मॉइस्चर बोल लो आप। तो ये क्या है, जब भी ठंडी चीज़ के संपर्क में आएगा, क्योंकि देखो एयर का टेम्परेचर तो क्या जी, आप जिस रूम में बैठे हो उसी हिसाब से, यानी कि 32 डिग्री मान लो जी नॉर्मल टेम्परेचर। और जो बर्फ़, जो आपने बोतल निकाली है जी अंदर से, उसमें हो सकता है बर्फ़ भी जमी हो, या उसका टेम्परेचर तो कम ही होगा जी 32 डिग्री से, हो सकता है जी 5 डिग्री हो या 10 डिग्री हो, कुछ भी कम ही होगा। जैसे ही ये गर्म चीज़ के संपर्क में आएगी जी, समझ रहे हो, ये बोतल यानी कि जो एयर है यहाँ पे बाहर, ये गर्म है, हीट है, क्योंकि 32 डिग्री लगभग मान लो डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो जैसे ही ये ठंडी चीज़ के संपर्क में आएगी, कांटेक्ट में आएगी, तो ये क्या है जी, एयर में जो मॉइस्चर था, वाटर वेपर था, ये क्या है, ये लिक्विड में बदल गया। ये वाटर वेपर किस में बदल गया जी, लिक्विड ड्रॉपलेट में, लिक्विड ड्रॉपलेट में बदल गया जी, बूंदों में, जो आपकी, क्योंकि बोतल के अराउंड भी तो है जी, बोतल के अराउंड एयर है, एयर जो है उसमें जो वाटर है जी मॉइस्चर फॉर्म में, और मॉइस्चर फॉर्म में ड्रॉपलेट में बदल गया। अब जो ये क्रिया होती है ना, वाटर वेपर बदल गया किस में जी, लिक्विड ड्रॉपलेट में, यानी कि बूंदों में बदल गया। इसी को बोलते हैं जी कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं जी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, संघनन क्रिया बोलते हैं जी। आपने पढ़ा होगा ये संघनन क्रिया या कंडेंसेशन, संघनन, संघनन या कंडेंसेशन। अब यही क्या है ना, इसी से बादल बनते हैं, लेकिन ये नीचे हो रही है जी। अगर यही क्रिया हो जी बहुत ही लार्ज अमाउंट में, बहुत ही बड़े स्तर पे, बहुत ही लार्ज अमाउंट में ये हो जी, जैसे मान लो ये अर्थ है जी, अर्थ के ऊपर हम आसमान में जाएंगे चारों तरफ, ये अर्थ है जी, अर्थ बहुत ही ज़्यादा वैसी बन गई ना, चलो गोल बना लेते हैं, ये अर्थ है जी, समझ गए। अब इसके मान लो जी चारों ओर आसमान में, इस अर्थ के चारों ओर जो लेयर है 15 किलोमीटर तक, वो उसे बोलते हैं जी ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं जी, ट्रोपोस्फेयर। इसी के अंदर लिखता हूँ जी मैं, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा बना लेते हैं, ये देखो जी, ये है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये 15 किलोमीटर तक, लगभग 15 किलोमीटर मान लो जी आप एवरेज। और इसके ऊपर वाली लेयर पे जाओगे, परत है जी, परत, ये एटमॉस्फेयर की परत है, हमने डिफाइन कर रखा है, हम 15 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर है। उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपॉज भी आती है जी, ट्रोपोपॉज, लगभग 5 किलोमीटर की ट्रोपोपॉज, समझ गए। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर कब तक है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक। उसके बाद आती है जी 90 किलोमीटर तक लगभग मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्फेयर की वो स्पेलिंग है जी, मीजो की है। और मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जी लगभग 5 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की स्ट्रेटोपॉज है जी, स्ट्रेटोपॉज। पॉज वही है जी जो आपके टीवी में बटन होता है ना, पॉज का रोकने वाला, ये पॉज, पॉज इसलिए जी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ना घटता है ना बढ़ता है, इसलिए पॉज नाम रखा गया इसका। 90 से लेके जी लगभग 640 किलोमीटर तक, 640 किलोमीटर तक है जी आसमान में। इस लेयर को बोलेंगे जी, परत को, एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर की स्पेलिंग हुई है जी, आप लगा लो। और इसके बीच में दोनों के मीजोपॉज हो जाएगा जी, 5 किलोमीटर के लगभग, 5-10 किलोमीटर। और एग्जोस्फेयर को आपको जी थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, कहीं पे थर्मोस्फेयर भी लिखा रहेगा, या कहीं पे आयनोस्फेयर भी लिखा रहेगा जी, क्योंकि इसमें आयन्स होते हैं जी, आयनोस्फेयर, समझ गए। अब जितने भी बादल बनते हैं ना, जिनसे बारिश होती है, जिनसे बारिश होती है, अर्थ पे बरसात होती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में बनते हैं जी। स्ट्रेटोस्फेयर में कहाँ बनेंगे, सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब समझते हैं जी क्लाउड कैसे बनते हैं। देखो जी, सिर्फ सारी जो क्रिया हो रही है ना क्लाउड बनने की, बारिश होने की, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, ट्रोपोस्फेयर की, ये याद रखना है, इस लेयर की। क्या होता है, देखो 3 तरीके से बारिश होती है। एक तो जी आपका कन्वेंशनल, कन्वेंशनल कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं जी, कन्वेंशनल रेनफॉल। एक है जी आपका ओरोग्राफिक इफेक्ट, ओरोग्राफिक इफेक्ट। एक है जी आपका, थर्ड है आपका फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन एक ही बात है जी, बारिश को ही बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, 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 प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। देखो जी, जो फ्रंटल रेनफॉल होती है, इसमें क्या है, 2 विंड आती हैं, एक कोल्ड और एक आपकी वार्म।
ये टकराती है, वार्म विंड ऊपर चली जाती है और फिर ये बादल बनाती है। ओरोग्राफी में क्या जी, विंड जा रही है, पहाड़ों से टकराती है जी। जैसे साउथ वेस्ट मानसून होती है ना, अब समर में जो बारिश होगी जून से सितंबर, वो ओरोग्राफिक इफेक्ट के कारण होती है जी। पहाड़ों से टकराती है, ऊपर जाती है, बादल बनाती है और फिर होती है। एक होती है जी कन्वेंशनल, जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, एयर गर्म हो जाती है जी, एयर गर्म होने के बाद ऊपर उठती है। जैसे मान लो जी पानी रखोगे गैस पे, तो उसमें से भाप उठती है ना पानी में से, तो ऐसी इवेपोरेट होती रहती है एयर, वो फिर आगे जाके बादल बनाती है ऊपर जाके। अब हम कन्वेंशनल रेनफॉल होती है जी, उसका एग्जाम्पल लेके समझेंगे क्लाउड कैसे बनते हैं, समझ गए। देखो जी, जैसे मान लो ये अपनी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है जी, भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर है। यहाँ पे जी दोनों साइड, नॉर्थ में और साउथ में 23.5 डिग्री जाओगे जी नॉर्थ साउथ में, इस जोन को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। और आपको पता है जी, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं इसे, आपको पता ही होगा, कई बार बता चुका हूँ मैं और आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में। ट्रॉपिकल जोन में क्या है जी, सन क्या है जी, यहीं पे अर्थ के इसी दायरे में रहता है जी, ना इससे ऊपर जाता ना इससे बाहर। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं जी, यानी कि हिंदी में कर्क रेखा, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं जी। इस रेखा को 23.5 जो 23.5 डिग्री साउथ में, इस रेखा को, इस लाइन को बोलते हैं जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और हिंदी में बोलेंगे जी मकर रेखा, मकर रेखा। तो ये क्या है जी, इनके बीच में ही रहता है। जब यहाँ पे देखो सन ज़्यादा, यहाँ पे इंसोलेशन आती है जी, यानी कि हीट बहुत ज़्यादा होती है जी। हीट ज़्यादा होती है तो क्या होगा जी, एयर इवापोरेट करेगी, एयर जाएगी जी राइज, राइज कर जाएगी, ऊपर जाएगी, इवापोरेट करेगी। अब देखो जी, एयर तो इवापोरेट कर रही है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब ये ठंडा होना चाहती है, ठंडा तभी होगी जी जैसे ऊपर जाएगी तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा जी। एक बात आपको याद रखनी है जी, ये जो लेयर बताई थी, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, और आपकी कौन सी थी, एक्जोस्फेयर या थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर। पहले जी ऊपर जाते हैं टोपोस्फेयर में जी, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, समझ गए, ऊपर जाएंगे, फिर इसमें क्या जी, इंक्रीज होएगा टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर में, फिर मीजोपॉज में जी फिर डिक्रीज होएगा, और फिर इंक्रीज होएगा जी इसमें एक्जोस्फेयर में, समझ गए। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे जी टोपोस्फेयर में, एयर जाएगी, एयर ऊपर जा रही है तो राइज करेगी, इसका टेम्परेचर लो होगा जी। लेकिन ये क्या जी, जब तक चली जाएगी ऊपर, जैसे मान लो इसका 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर बचा, लेकिन आपको बताओ एयर है यहाँ पे, लेकिन इसका आसपास भी तो इन्वायरमेंट है, एटमोसफेयर है जी इसके आसपास, वातावरण है। तो ये वातावरण का जो सराउंडिंग एयर है, इसके जो राइजिंग एयर के आसपास भी तो सराउंडिंग एटमोसफेयर है, यानी कि सराउंडिंग एयर भी है यहाँ पे। इसके सराउंडिंग का मतलब है जी आसपास, इसके आसपास एयर है। जब इसके आसपास वायु है जी, एयर है, तो ये क्या जी, ये इसका टेम्परेचर देखेगी। इसका टेम्परेचर मान लो जी यहाँ 5 डिग्री है, तो यानी कि इसका टेम्परेचर क्या है अभी 10 डिग्री, और सराउंडिंग एयर का क्या है 5 डिग्री। टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, राइजिंग एयर का, जो जो एयर ऊपर जा रही है। अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि इससे गर्म है, तो फिर ऊपर चली जाएगी ये, जब तक जाती रहेगी जी, जब तक इसका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा या कम नहीं हो जाएगा। मान लो जी इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है जी, एयर का, राइजिंग एयर का, जो राइज कर रही है, और यहाँ पे आसपास का मान लो जी 3 डिग्री था, या 5 डिग्री मान लो जी, या 4 डिग्री मान लो, समझ गए। तो देखो, एयर जो ऊपर जाती है उसका टेम्परेचर घटने की दर, जो रेट होती है वो अलग होती है, और सराउंडिंग जो है जी, सराउंडिंग एयर, सराउंडिंग इन्वायरमेंट की घटने की दर, जो ऊपर हम जाएंगे उसको अलग, वो अलग रेट से घटता है जी। जो से मान लो ऊपर हम जाते हैं जी, ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है ना, डिक्रीज होता है, तो इस जिस रेट से, जिस दर से टेम्परेचर घटेगा उसको बोलते हैं जी नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। मतलब ऊपर जाने पे जो सराउंडिंग वातावरण का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घटता है, ये लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से घटता है जी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, समझ गए। तो ये एयर के टेम्परेचर को घटने को नहीं बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घटेगा जी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इतनी दर से घटता है, इतनी रेट से। तो अब एयर मान लो जी, आप समझते हैं क्लाउड, जैसे एयर यहाँ पे आ गई, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, 2 डिग्री एयर का, और यहाँ पे कितना था जी, 3 मान लो या 4 मान लो या 5 मान लो 5 ही डिग्री था जी, मान लो 5 डिग्री था। तो अब देखो जी, एयर ये ठंडी हो गई ना, अब ये इससे तो ठंडी है। अब जो यहाँ सराउंडिंग एयर है, अब इस ठंडी एयर के कांटेक्ट में आके क्या करेगी जी, ये यहाँ की सराउंडिंग एयर को कंडेंसेशन कर देगी। यहाँ पे जो वाटर वेपर है, मतलब पानी जो मॉइस्चर की फॉर्म में, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जी, समझ गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड ड्रॉपलेट में जी, ड्रॉपलेट का मतलब है जी बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो जी, इन्वायरमेंट में यहाँ डस्ट पार्टिकल भी है, धूल के कण है जी, एरोसेल, धूल के कण है, एरोसेल या डस्ट पार्टिकल। तो जो ये डस्ट पार्टिकल है ना, इनके ऊपर क्या है जी, ये ड्रॉपलेट जम जाएंगी और यही क्लाउड बन जाता है जी, बहुत बड़ी मात्रा में बादल बन जाते हैं ये। अब देखो जी, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की है, अब ये टेम्परेचर जो बदला, यहाँ पे 5 डिग्री था वाटर वेपर का,
और ये 2 डिग्री था ये। अब जिस टेम्परेचर पे मान लो 5 डिग्री पे बदला, 5 डिग्री पे चेंज हुआ वाटर वेपर से, क्या चेंज हुआ है, क्या बदला है, वाटर वेपर, मॉइस्चर फॉर्म बदली है लिक्विड में, लिक्विड में बदली है जी, लिक्विड में, पानी में। तो ये बूंद जम गई यहाँ पे डस्ट के अराउंड, तो ये बादल बन गए। अब जिस टेम्परेचर पे ये चेंज हुआ है उसे बोलेंगे जी ड्यू पॉइंट। ड्यू, ड्यू को वैसे बोलते हैं जी ओस, जो आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में सुबह सुबह घास पे, ग्रास पे पानी सा जम जाता है ना सुबह सुबह, उसे ड्यू बोलते हैं, ओस। लेकिन इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर से लिक्विड में बदलेगा, जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन जो रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन संघनन क्रिया होगी, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन क्रिया होगी यानी कि वाटर वेपर से चेंज होगा जी, मॉइस्चर फॉर्म से गैसेस फॉर्म से वाटर चेंज होगा लिक्विड ड्रॉपलेट में, जिस टेम्परेचर पे होगा उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट बोलेंगे जी। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर या ड्यू पॉइंट भी बोलेंगे, सिंपल ड्यू पॉइंट या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब मान लो जी ये 5 डिग्री पे चेंज हुआ था, लेकिन क्या है जी यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री था या 0 डिग्री था। अब यहाँ पे आया जी ये भी 0 डिग्री है, एयर मतलब यहाँ पे सराउंडिंग एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है, और एयर जो यहाँ पे आई वो भी 0 डिग्री हो गई यहाँ पे आके। लेकिन फिर इसे और आगे जाना पड़ेगा जी ऊपर, क्योंकि बराबर टेम्परेचर जरा सा जैसे ऊपर जाएगी, मान लो -20 डिग्री गई या 0 डिग्री पे ही जी, अब क्या है वाटर वेपर था वो चेंज हो जाएगा किस में, डायरेक्ट आइस में, आइस क्रिस्टल में। क्यों, ये इसलिए होगा जी जब ड्यू पॉइंट, क्योंकि अब क्या है ड्यू पॉइंट यहाँ पे 0 डिग्री था सराउंडिंग एयर का, 0 डिग्री से चेंज हुआ है, या यहाँ पे मान लो जी माइनस डिग्री होता, -1 डिग्री सेल्सियस होता, तो क्या होता, ये जैसे ही वाटर वेपर चेंज होता किस में, डायरेक्ट आइस में, डायरेक्ट बर्फ बन जाती है, छोटी छोटी बर्फ के टुकड़े, समझ गए। अब जो ये ड्यू पॉइंट होगा ये 0 डिग्री से कम होगा या बराबर होगा। तो अब क्या है जी, जब भी ड्यू पॉइंट यानी कि जिस टेम्परेचर पे चेंज होगा वाटर वेपर लिक्विड में या आइस में, उसको तो ड्यू पॉइंट बोलेंगे। और जब ड्यू पॉइंट 0 डिग्री के बराबर या उससे कम हो, व्हेन द ड्यू पॉइंट इज बिलो द 0 डिग्री और इक्वल टू द 0 डिग्री, तब वो डायरेक्ट आइस क्रिस्टल में बदलेगा जी, यानी कि ये हेल बन जाएंगे जी, ओले बन जाएंगे, ओलों के बादल हो जाएगा। और ये नीचे आना चाहेगा, क्योंकि वजन होगा जी किसी का भी, नीचे आएगा, ग्रेविटी खींचेगी उसे, जो गुरुत्वाकर्षण बल है जी पृथ्वी का, अर्थ का, वो ग्रेविटी खींचती है उसे। तो ये क्या जी नीचे आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा होगा जी, माइन्यूट। फिर क्या होता है, क्योंकि एयर तो राइजिंग कर रही है जी यहाँ पे, और एयर कर रही है राइज, एयर क्या है जी ऊपर जा रही है, वायु ऊपर जा रही है जी, तो ये वायु ऊपर जा रही है जी एयर, तो ये से क्या छोटे छोटे टुकड़ों को फिर अपने साथ लेके चली जाएगी, और फिर ये क्या है जी फिर यहाँ पे साथ लेके जाएगी, फिर आइस क्रिस्टल बनेंगे जी। अगर 0 डिग्री से नीचे ड्यू पॉइंट है तो कंडेंसेशन होगा, तो ये क्या जी बहुत बड़े मात्रा में होता रहता है। और जैसे ये प्रोसेस चलता रहता है रिपीटेड, एयर फिर लेके जाती है यहाँ पे, फिर जमा कर देती है जी, और फिर बहुत बड़े बड़े ओले बन जाते हैं जी यहाँ पे, हेल, और फिर जैसे हैवी हो जाते हैं फिर इनकी बरसात होने लगती है जी, रेनफॉल, और ओलों की बारिश होने लगती है। तो ये प्रोसेस है जी सारा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इनमें ये लिखा जी इन क्लाउड में क्या होता है, विंड्स कैन, इसे पॉज करके एक बार पढ़ लेना आप, इस पर भी समझा देता हूँ मैं। विंड्स कैन ब्लो ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट टू द हाइट, विंड क्या जी वाटर ड्रॉपलेट को हाइट तक लेके जाती हैं, और वो फ्रीज जम जाते हैं जी आइस में बर्फ़ जम जाती है उनकी, और ये फ्रोजन ड्रॉपलेट फिर दोबारा गिरने लगते हैं। लेकिन क्या है, विंड यहाँ पे फिर दोबारा जारी होती है, इन्हें दोबारा पुश बैक करती है और वापस ले जाके फिर फ्रीज कर देती है ड्रॉपलेट को, और बहुत बड़ी मात्रा में हो जाते हैं जी, मल्टीपल लेयर जम जाती है आइस की, और फिर हेल स्टोन में आके गिर जाते हैं बरसात के साथ। ये फॉल एंड राइज होता है जी, रिपीटेडली सेवरल टाइम चलता रहता है, फॉल होते हैं फिर राइज कर जाते हैं विंड के साथ, तो इसी से क्या बहुत ही हैवी और फॉल डाउन होता है जी हेल स्टोन का, बहुत ही ज़्यादा हैवी। तो यही है जी सारा प्रोसेस। अब ये एंटी हेल गन्स क्या जी कैसे काम करेंगी इस नुकसान को रोकने के लिए जो हेल स्टोन से, ये समझते हैं। ये देखो जी एंटी हेल गन क्या है, ये मशीन है, ये क्या करती हैं शॉक वेव्स जनरेट करती हैं, वेव्स का मतलब है जी लहर, तरंगे छोड़ती हैं जी। ये क्या करती हैं, जो हेल स्टॉर्म बनने का प्रोसेस है क्लाउड में, बादलों में जो हेल स्टॉर्म बनते हैं उनकी ग्रोथ होती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, मतलब रोक देती है उसे। कैसे रोकती है जी, देखो जी एक तो ये मशीन के बारे में आप देखो, ये मशीन है जो, इस मशीन का डिस्क्रिप्शन अभी है कि ये टॉल है, लंबी है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जी इसका, और इसमें क्या जी इन्वर्टेड टावर लगा हुआ है एक, देखो जी इन्वर्टेड टावर कहाँ पे गया, ये रहा जी, ये इन्वर्टेड टावर है जी उल्टा, और इसमें क्या जी देखो सेवरल मीटर का हाई है, लॉन्ग और नैरो कौन है जो ओपनिंग है टूवर्ड द स्काई, मतलब आसमान की तरफ खुला है जी, ये देखो आसमान की तरफ खुला है ना थोड़ा सा, ये ओपनिंग है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन हो गया जी। अब इसमें क्या करते हैं जी, इसमें गन में जो ये एंटी हेल गन है, इसमें क्या करते हैं एसिटाइलिन गैस और एयर डालते हैं जी फ्यूल की तरह, मतलब ईंधन जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए डालेंगे तो इसमें एसिटाइलिन गैस और एयर डालते हैं, और फिर इसको आग लगा देते हैं, फायर कर देते हैं। फिर ये क्या करता है जी, तिरंगे छोड़ता है, शॉक वेव रिलीज करता है आसमान में, तिरंगे,
और जैसे ये तिरंगे जाती हैं, बादल है जी ऊपर, बादलों से टकराती हैं, बादलों से टकराएंगी तो यहाँ पे जब वेव्स जाएंगे जी तिरंगे, ये क्या करेंगे जी, हीट जनरेट करेंगी, ऊष्मा। अब हीट जनरेट करेंगी तो यहाँ पे जब ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ये हेलस्टॉर्म क्या है जी, किस में होंगे, ड्रॉप में होंगे जी, कन्वर्ट ड्रॉप में। और इसकी वजह से क्या है, जब बूंदें बन जाएंगी तो हेलस्टॉर्म है जी, जो ओले नहीं पड़ेंगे, फिर क्या होगी जी, बारिश होगी बूंदों की, समझ रहे हो, ड्रॉपलेट की, ऐसे काम करेगा ये। और जो ये वेव्स जाएंगी ना, इनकी जो स्पीड होगी, जिस गति से जाएंगी, ये ट्रेवल करेंगी जी फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। जितनी ध्वनि की गति होती है ना आवाज़ की, उससे ज़्यादा करेंगे। साउंड की गति होती है जी लगभग 332 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 332 मीटर चली जाती है साउंड। जैसे आप किसी को आवाज़ लगाओगे ना, किसी को बुलाओगे, मान लो अपने फ्रेंड को, तो एक सेकंड में 332 मीटर तक दूरी तय कर लेती है आपकी आवाज़, इतना दूर चली जाती है। तो उससे भी फास्ट जाएंगी ये वेव्स, तिरंगे, समझ रहे हो। जैसे हमारा सुपरसोनिक कोई एयरक्राफ्ट होता है ना, जाता है उस स्पीड से, उसी स्पीड से ये जाएंगी जी। अब ये शॉक वेव्स क्या करेंगी जी, ऐसा माना जा रहा है ये वाटर ड्रॉपलेट को क्लाउड में हेलस्टॉर्म बनने से रोकेंगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा जी, हीट बढ़ जाएगी वेव्स की वजह से, और वेव्स की वजह से हीट बढ़ जाएगी तो जो कंडेंसेशन क्रिया होती है ना, कंडेंसेशन यानी कि संघनन, पहले अगर 0 डिग्री या 0 डिग्री से नीचे अगर कंडेंसेशन होगा तो ही तो आइस बनती है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगी सराउंडिंग एयर का। अगर मान लो 2 डिग्री पे हो गया तो क्या है जी, बर्फ़ नहीं जमेगी, फिर ड्रॉप ही होंगी जी, बूंदें होंगी। तो ये क्या है जी, ऐसे ही डिस्टर्ब करेगी कि हेलस्टॉर्म बनने से रोकेगी, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करके थोड़ा सा। तो यही था जी। और अब इससे जी क्यों ज़रूरत पड़ी है इस डिवाइस की, जो एंटी हेल गन यूज कर रहे हैं भाई साहब, इसलिए तो पड़ी है क्योंकि वहाँ पे क्रॉप को नुकसान पहुँचाता है। शुरुआत में ये तो बोला था, यहाँ पे एप्पल वगैरह, सेब उगाते हैं, पियर्स या और क्रॉप होती हैं जी, उनको नुकसान पहुँचाती है, डिस्ट्रॉय कर देती है जी ये समर में, एवरी समर में। हर एक गर्मी में मार्च से अप्रैल में ये हेलस्टॉर्म की बारिश होती है जी, वहाँ पे ओले पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए यूज़ किया जा रहा है। इसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता है जी, नुकसान होता है, उनकी इनकम घट जाती है। यहाँ पे एरिया जी नरकंदा और थ्योंग नाम का एरिया हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे अधिकतर केस देखने को मिलते हैं हेलस्टॉर्म के, जो बारिश होती है। और यहाँ पे एंटायर एप्पल क्रॉप क्या है जी, ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, जो और भी फ्लावर की खेती होती है, जो जैसे फूल वगैरह उगाए जाते हैं, उनको भी नुकसान पहुँचा देता है। आपको पता ही होगा जी, जब हेलस्टॉर्म ओले पड़ते हैं तो किसी भी क्रॉप को नुकसान पहुँचाती हैं और किसानों को नुकसान होता है जी, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये। तो यही था जी बस इस लेक्चर में, शायद आपको समझ आया हो तो।